हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सर्वांग समता की दशाओं के बारे में। सर्वांग समता के बारे में बताने वाले, इनकी कुल 4 दशाएं होती हैं, उन 4 दशाओं के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम आप लोगों को इसकी दशाओं के बारे में बताने से पहले इसकी परिभाषा बता देता हूँ। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बहुत आसानी से आसान शब्दों में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता में। पहले सर्वांग समता के बारे में जान लेते हैं। सर्वांग सम होते क्या है? 2 आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाती हैं यदि वे समान आकृति हो। आकृति क्या हो? समान हो, तथा समान आकार की हो, तथा आकार भी क्या हो? समान हो। आकार समान होने का मतलब, और यहाँ माप से मतलब माप भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तथा अर्थात 2 आकृतियाँ एक दूसरे के संगत तथा आकार एवं आकृतियों में बराबर होती हैं। कहने का मतलब हुआ, अर्थात 2 आकृतियाँ एक दूसरे के संगत तथा आकार एवं आकृति में क्या हो? बराबर हो। आकृति में भी बराबर हो, संगत हो। ठीक है, जैसे देख लेते हैं बराबर त्रिज्या के 2 वृत्त। अगर 2 वृत्त हम लोग खींच लेते हैं और उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अगर 2 वृत्त हम लोगों ने खींचा और इनकी त्रिज्याएं क्या हो? समान हो। इनकी त्रिज्याएं क्या समान? अगर 3 सेंटीमीटर है तो अगला जो हम वृत्त खींचें वो भी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 3 ही सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसकी भी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो? 3 सेंटीमीटर हो। तो जब त्रिज्या समान हो गए तो दोनों वृत्त क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और कह रहा है कि बराबर भुजाओं के 2 त्रिभुज की अगर हम चर्चा करें, अगर 2 त्रिभुज की हम चर्चा करें, देख लेते हैं 2 त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज बना लेते हैं, ABC और PQR। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, लेकिन कब सर्वांग सम होंगे? यदि इनकी संगत भुजाएं, कैसी भुजाएं? संगत भुजाएं। अगर AB है तो PQ के बराबर, AC है तो PR के बराबर, और BC है किसके बराबर? QR के बराबर हो। और भुजाएं तो संगत बराबर हों, लेकिन एक चीज़ और, इस शीर्ष भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जब भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो शीर्ष बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे? यदि एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित कर देते हैं। यानी त्रिभुज ABC को उठाकर हम त्रिभुज PQR पर अगर हम रख दें उठाकर, तो एक ही त्रिभुज दिखे हमको। अर्थात पहले त्रिभुज के जो शीर्ष है ABC और दूसरे त्रिभुज के शीर्ष है PQR पर, यानी A P पर, B Q पर और C R पर रख दें, अर्थात अध्यारोपित कर दें, तो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। जिस प्रकार से हम कह दें, एक लाइन लगाते हैं बच्चे और एक ही लाइन में कतार में लग जाएं, और एक स्टूडेंट आगे रहे, उसके पीछे जितने बच्चे हैं सब बराबर लाइन से लग जाएं, तो अन्य बच्चे दिखे ना, सिर्फ ऐसा है कि इस लाइन में एक ही बच्चा लगा है, तो कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे ना। तो 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, उनके संगत शीर्ष क्या हो? एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दें, भुजा भुजा पर अध्यारोपित कर दें, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। और क्या कहा गया है? बराबर भुजाओं के 2 वर्ग सर्वांग सम होते। वर्ग, यदि हम 2 वर्ग बनाते हैं, उनकी भुजाएं क्या हों? बराबर हों। उनकी भुजाएं क्या हों? बराबर हों, तो भी वो दोनों क्या कहलाएंगे? जैसे इसको भी लिख लिए ABCD और PQRS। अगर ये 2 है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वर्ग रहे वह भी 2 ही सेंटीमीटर या मीटर, जो कोई भी माप लें तो 2 ही रहे, यानी भुजाएं दोनों की क्या हों? बराबर होंगी। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर एक में 2 रहेगा तो सभी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम बताने के बाद हम समरूप आकृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सर्वांग सम की चर्चा करते हैं।
तो दो आकृतियाँ कब सर्वांग सम होती हैं? जब उनका आकार एवं आमाप दोनों क्या हो? समान हो। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी आकृति एवं आकार दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने। जैसा कहा भी गया, दो आकृतियाँ, कितनी आकृतियाँ? दो आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाती हैं। कब सर्वांग सम कहलाती हैं? यदि वे समान आकृति की हों, समान आकृति की हों, आकृति त्रिभुज है तो दोनों समान आकृति हो गए, तथा समान आकार की हों। आकार समान, इसके माप से मतलब माप क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। सर्वांग समता की कुल 4 दशाएं होती हैं। इसके बाद हम कुल 4 दशाओं के बारे में चर्चा करते हैं, और जिससे हमको सर्वांग सम त्रिभुजों को, सवालों को हल करने में बड़ी आसानी होगी और बहुत आसानी से हम लोग उन सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम 4 सर्वांग सम दशाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली दशा क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग समता की दशाएं। पहली दशा क्या है? पहली दशा बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको सेकेंड गणित समझ में नहीं आती। देखो, सेकेंड गणित यानी कि रेखा गणित समझने के लिए उसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग डायरेक्ट सवाल को समझते हो तो समझ में नहीं आता, दिक्कत होता है। तो पहले हमको बेसिक समझना चाहिए। तो हम 100% कहते हैं जिनको सेकेंड गणित नहीं आती है तो हमारे चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग से जुड़ें, और हम प्रत्येक दिन वीडियो को डालेंगे और रेगुलर क्लास अटेंड करना है और रेगुलर वीडियो को देखना है। और शुरुआत से मैं बताता चलूँगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए। अगर नहीं समझ में आता तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन शुरू से अंत तक यही कहूँगा, आप वीडियो को देखिए, जो मैं बेसिक को बताऊँ उसको समझिए। कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर ना हो तो उसको दोबारा चलाकर देखिए, लेकिन एक एक बात को रेगुलर नोट करते। जिस प्रकार से आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप रेगुलर वीडियो को देखें तो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं पहली दशा पर। पहली सर्वांग समता की दशा क्या कहती है? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, एक त्रिभुज हो गया ABC, और एक त्रिभुज और बना लेते हैं, इसका भी नामकरण कर लेते हैं। एक त्रिभुज क्या हो गया? इसको मैंने मान लिया कि ABC, और एक त्रिभुज क्या है? PQR। दो त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज क्या हो गया? ABC, और एक त्रिभुज क्या हो गया? PQR। ध्यान से समझिएगा। और दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं। अगर सर्वांग सम शब्द कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी आकृतियां तो समान हैं, लेकिन साथ साथ इनका आकार भी समान है। आकार एवं आकृतियां अगर समान हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन जानना अब जरूरी ये है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस प्रॉपर्टी से दोनों हमको सर्वांग सम कर सकते हैं। ये तो जान गए आकार एवं आकृति समान हो, लेकिन जरूरी है क्या पूरे गुण ही एक समान हो? देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं ले लेते हैं। चलिए दोनों ले लेते हैं। इस त्रिभुज की एक भुजा AB और इसकी एक भुजा AC। तो AB बराबर कर दे रहे हैं PQ के, और AC बराबर कर दे रहे हैं PR के। इसमें डबल मार्क, इसे सिंगल सिंगल डबल डबल लगा दिए मार्क। तथा अंतर्गत कोण, इसके अंतर्गत कोण यानी ये कोण, इसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, ये इसके भुजा ये इसके भुजा, और उनके अंतर्गत कोण के बराबर से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। यदि AB भुजा इस PQ के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है और कोण A कोण B के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम को, सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है? संकेत क्या होता है? सर्वांग सम का संकेत ये होता है, दो बराबर करा गया, ये संकेत सर्वांग सम का है। ये सर्वांग सम का क्या है? संकेत। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, इसकी निगमन, इसकी प्रमेय होती है। निगमन आप यदि आप सब लोग कहेंगे कमेंट के माध्यम से तो हम इसका निगमन भी करवा देंगे। देख लीजिए, यानी AB भुजा किसके बराबर हो? इस PQ के बराबर हो, और AC भुजा किसके बराबर हो? PR के बराबर हो। AC किसके बराबर हो? PR के। और कोण किसके बराबर हो? कोण P के बराबर हो। यानी दो भुजाएं, इन भुजाओं के द्वारा जो अंतर्गत कोण है क्या है? A है।
इन भुजाओं के अंतर्गत कोण क्या है, ए और पी है। तो ए भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, कोण एक कोण पी के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते। और इनको कहा गया था भुजा कोण भुजा। अधिकतर आप नियम देखेंगे शॉर्टकट में क्या लिख पढ़ाया जाता है, भुजा कोण भुजा, अवग्रहित से भुजा कोण भुजा, ये अवग्रहित है। या इंग्लिश में पढ़ते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और इसको हम पढ़ सकते हैं और शॉर्टकट पढ़ना चाहते कर पढ़ सकते हैं भू को भू, भू को भू, भू मतलब भुजा, को मतलब कोण, भू मतलब भुजा, तो भुजा कोण भुजा। इसके बाद हम इसकी दूसरी दशा को देख लेते हैं। दूसरा दशा क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दो त्रिभुज तो हम पहले बना लेते हैं, दो त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी हो गया और इसको बना लिए पी क्यू आर। तो पहले क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, चले इस त्रिभुज के मैं दो कोण ले लिया, बी ले लिया और क्या ले लिया, सी, और उनकी अंतर्गत भुजा, भुजा अंतर्गत क्या हो गए बी सी। दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यानी कोण मैंने मान लिया कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया, और बी सी भुजा जो है वह क्यू आर के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसको शॉर्टकट क्या पढ़ते हैं, कोण भुजा कोण, दो कोण हो गए तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी इसको ए से एंगल साइड एंगल कहते हैं। शॉर्टकट हम को भू को भी कह सकते हैं, को भू को। चलिए हम लास्ट में शॉर्टकट पूरा बता देंगे एक बार पहले विस्तार थोड़ा समझ लेते हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यानी पहले त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा आने वाली भुजा दोनों क्या हो, तीनों क्या हो, बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, कोण सी कोण आर के बराबर हो गया, और बी सी किसके बराबर हो गया, क्यू आर के बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। इसको शॉर्टकट क्या पढ़ते हैं, को भू को या कोण भुजा कोण। इसके बाद हम तीसरे प्रमेय को, तीसरी दशा को देख लेते हैं। तीसरी दशा क्या है, तीसरी दशा है दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और एक अन्य त्रिभुज यानी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में बराबर, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। लेकिन संगत होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, संगत। जिसको कहते हैं भुजा भुजा भुजाएं, साइड साइड साइड, या हम लोग उसको पढ़ते भू भू भू, भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, या साइड साइड साइड। अगर जैसे ए बी है तो पी क्यू के बराबर हो, ए सी है तो पी आर के बराबर हो, और बी सी है तो क्यू आर के बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। दो त्रिभुज दिए गए, दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, दो गुण हो गए, तीसरा गुण है, यानी पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद एक और बचा है चौथा, चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट बता देते हैं आप लोगों को। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण है, एक त्रिभुज का और एक भुजा, यदि दो समकोण त्रिभुजों में क्या होना चाहिए था, कर्ण। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा
क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यानी एक त्रिभुज का, पहली बात दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए। समकोण यानी यहाँ एक 90 अंश का होगा और पहले त्रिभुज का एक कर्ण और कोई एक भुजा, या ये तो कर्ण हो गया, समकोण जिस स्थान में कर्ण कहलाती है तो क्या हो गई? कर्ण हो गई। और यह भी क्या हो गई? कर्ण। तो कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा, अगर ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पी क्यू होना चाहिए क्रमशः, या बी सी ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए? क्यू आर होना चाहिए। चलिए तो हम यहाँ ए बी ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी क्यू। यानी दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और इनको शॉर्टकट क्या पढ़ाया जाता है? समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण और भुजा, भुजा दो में से कोई एक हो सकता है। इसको कहते हैं RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट मतलब समकोण, हाइपोटेनस यानी कर्ण, साइड मतलब कोई एक भुजा, साइड मतलब भुजा, तो इसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। तो ये कुल मिलाया के 4 दशाएं हो गई। इन चारों दशाओं को हम थोड़ा शॉर्टकट समझ लिया था। पहला बताया था कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, या इसी को शॉर्टकट मैंने लिखा था एंगल साइड एंगल, या इसी को लिख सकते हो को भू को। और दूसरा है भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। इनको हम शॉर्टकट ऐसे भी पढ़ सकते हैं भू को भू। और तीसरा है भुजा और भुजा, भू हम कह सकते हैं भू, और इसको ये भी कह सकते हैं साइड। चलिए कोई बात नहीं। और चौथा क्या है आप लोगों का? समकोण कर्ण और भुजा। अच्छा अंग्रेजी, इसको अंग्रेजी में पहले, चलिए कोई बात नहीं। RHS, या इसको हम कह सकते हैं, बस हो गया RHS है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए यदि चारों दशाएं हमें पता रहे तो कोई भी त्रिभुज हो, यदि कोई 3 गुण मिल जाए, कोई कितने गुण मिल जाए? 3 गुण मिल जाए तो वो दो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो कोण भुजा कोण, यानी पहले त्रिभुज का ऐसे बना लेते हैं, कोण भुजा कोण, यानी पहले त्रिभुज के कितने कोण? 2 कोण ले लेते हैं और एक भुजा कर देते हैं अंतर्गत, और दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यदि 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा और संगत दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरा है कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा। चलिए इसी में देख लेते हैं। कोई 2 भुजाएं ले देते हैं, जैसे इसमें AB ले लिया, इसमें PQ ले लिया, इसमें AC ले लिया, बराबर क्या हो गया? PR, और इसके अंतर्गत वाले कोण क्या होगा? कोण A और कोण P। तो अगर 2 त्रिभुजों में 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत करने वाले कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और तीसरा क्या है? भुजा भू, यानी साइड। तो यदि 2 त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या हो? तीनों। AB किसके हो जाए? PQ के, AC हो जाए PR के, और BC हो जाए इस QR के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज के लिए, इन त्रिभुजों के लिए नहीं,
समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दो समकोण त्रिभुजों के लिए प्रॉपर्टी क्या भाई, समकोण होने चाहिए दोनों, और इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर हो, और कोई एक भुजा ले, चाहे ये भुजा ले लिए चाहे ये भुजा, अगर ये भुजा लिए तो ये भुजा इसके क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो ये हो गया समकोण कर्ण भुजा RHS। अर्थात यदि हमें सर्वांग समता की चारों दशाएं तैयार हो जाए तो हम त्रिभुज की किसी भी सवाल को, अगर सवाल में 3 गुण मिलते रहेंगे तो हम दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम कर सकते हैं। अब हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7 की कुछ सवालों को बताए हैं, 7.1 की। अब उसी सवालों को हम क्रम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग इसको समझकर उन 3 वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य सवालों को बताएंगे। हम सिर्फ यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग शुरू से बेसिक और अच्छे से समझते चलिए, तो किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 7 बताएंगे। थैंक यू।